माय डियर स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, बच्चों कल हमने 2-3 क्वेश्चंस पढ़े थे रिलेशन के। आज आगे बच्चों थोड़े क्वेश्चन और पढ़ेंगे रिलेशन के। उसके बाद फंक्शन क्या बच्चों वो पढ़ेंगे। ये कल बताया था बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में, रिलेशन में जो कार्टेशियन पेयर्स होती है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो मेंबर्स होते हैं बेटा उससे क्या मिलता है, डोमेन ऑफ ए रिलेशन। एंड रेंज कैसे मिलती है बेटा, पेयर्स के सेकंड पोजीशन पे जो मेंबर्स होते हैं वहीं से हमें रेंज मिलती है। क्लियर बच्चों। तो आज का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर इज गिवन, प्रॉपर्टी इज गिवन a माइनस b इज एन इवन इंटीजर, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए। इज डिफाइंड फ्रॉम r टू z, ये जो रिलेशन है बेटा फ्रॉम r टू z दे रखा है, यानी कि डोमेन r हुआ, z बेटा कोडोमेन हुआ, ऐसा आप समझ सकते हो। क्लियर। डोमेन बेटा कभी नहीं मिलता है, समझ लो, कोडोमेन मिलता है, कोडोमेन z हो गया। डोमेन तो अपन जब पेयर्स निकालेंगे उसकी फर्स्ट पोजीशन पे मिलता है। फाइंड द रेंज ऑफ रिलेशन, तो अपन को केबी को कहां से सोचना है बेटा, फर्स्ट सेट जो होता है r में से सोचना होता है, r टू z। क्लियर बच्चों। जिसका डिफरेंस कैसा हो बच्चों, इवन इंटीजर्स हो, तो अपन जानते बेटा कोई भी दो इवन इंटीजर्स ले लो तो उसका जो डिफरेंस होगा वो इवन इंटीजर ही होगा। मान लो 24, 250, दो इवन इंटीजर्स का डिफरेंस बच्चों इवन ही होता है। सेकंड, दो ऑड इंटीजर्स ले लो बच्चों, कोई भी दो ऑड इंटीजर्स ले लो, जैसे कि 1 3 1 5, तो उसका डिफरेंस भी इवन इंटीजर होता है। हालांकि फर्स्ट नंबर इवन हो, सेकंड ऑड हो, तो उसका डिफरेंस ऑड इंटीजर होता है। समझ सकते हो। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, अगर मुझे डिफरेंस इवन इंटीजर लाना हो तो a एंड b दोनों इवन इंटीजर्स होने चाहिए या फिर दोनों ऑड इंटीजर्स होने चाहिए। फॉर a एंड b both are even integers, a minus b is also even integers. If a and b both are odd integers, then a minus b is an even integers. इसका मीनिंग बच्चों ये हुआ कि जो भी पेयर्स यहाँ पे रिलेशन में मिलेंगी उसकी दोनों पोजीशंस पे या तो फिर इवन इंटीजर्स हो या तो फिर ऑड इंटीजर्स हो। रिलेशन आर बेटा डैश 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 दोनों पोजीशंस पे बेटा इवन इंटीजर्स हो या दोनों पोजीशन पे बेटा ऑड इंटीजर्स हो। ऐसी बच्चों बहुत सारी पेयर्स मिलेंगी, यानी कि सेकंड पोजीशन पे बेटा आप समझ सकते हो कि इवन इंटीजर भी हो सकता है, ऑड इंटीजर भी हो सकता है। सेकंड पोजीशन के बारे में क्यों बताया बेटा, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होगी, तो रेंज यानी कि बेटा सेकंड पोजीशन पे जो इंटीजर्स होंगे बच्चों, यहाँ पे रेंज में इनफाइनाइट पेयर्स है। आप बिलीव भी नहीं कर सकोगे, मैंने तो रैंडमली 3 to 4 से भी लिखी। तो सेकंड पोजीशन पे जितने भी मेंबर्स होंगे बेटा वो इंटीजर्स ही होंगे। सर यहाँ सेकंड पोजीशन में 0 तो बेटा 0 हो सकता है। अगर आप पेयर यहाँ पे -2, 0 ले लो, क्योंकि -2, 0 का डिफरेंस भी इवन ही होगा। तो इसका मीनिंग रेंज में सभी इंटीजर्स पॉसिबल है। दैट्स व्हाई रेंज ऑफ गिवन रिलेशन इज दैट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्लियर। आप बोलो बेटा वो इंटीजर्स को मैं यहाँ पे सेट करके दिखाऊं। आप बोलो सर रेंज में मुझे 50 चाहिए, तो बेटा यहाँ पेयर ले लो 20-50, क्योंकि 20-50 का डिफरेंस बेटा इवन ही होगा। क्लियर। दैट्स व्हाई रेंज ऑफ गिवन रिलेशन इज जेड, दैट मींस द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेकंड का रिलेशन इज गिवन,
x बिलोंग्स टू z, यानी कि x वंस अगेन इंटीजर, लेकिन हर एक इंटीजर्स को लेना नहीं है। एक और कंडीशन दे रखी है बच्चों, मोड x लेस और इक्वल्स टू 2। इसको पहले समझेंगे। ये मोड x लेस और इक्वल्स टू 2, इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, ऐसी कौन सी x की वैल्यू से जिसका मोड 2 जितना हो या 2 से छोटा हो। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यूज आप क्लोज इंटरवल -2 to 2 के बीच में हो, ऐसी कोई भी वैल्यूज को यहाँ पे रख दो जो x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -2 and 2 के बीच में हो। कोई भी रख लो, -2 रखो, -1 रखो, -0.5 रखो, +1 रखो, 1.3 रखो, बिकॉज ऑफ एवरी इंटरवल्स आर द सेट ऑफ इनफाइनाइट रियल नंबर्स। जिसको भी रखो बेटा, फिर उसके बाद उसका मोड निकालो, तो कंफर्म हो 2 जितना है 2 से छोटा होगा। ये बच्चों अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे, सो -2 लेस और इक्वल्स टू x लेस और इक्वल्स टू 2, क्योंकि बेटा ये होगा इंटरवल फॉर्म, ये होगा इनइक्वालिटी फॉर्म। अगर आपको डेप्थ में न जाना हो तो बच्चों जब आपको पढ़ाएंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, वहां पे बेटा ऐसे फॉर्मूला या स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको याद रखना है। मोड x इज लेस और इक्वल्स टू a, डबल इंप्लाइज -a लेस और इक्वल्स टू a लेस और इक्वल्स टू a। क्लियर बच्चों? डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। अब इसको बेटा कंपेयर कर दो इसके साथ, तो a क्या आ रहा है बेटा 2, a की जगह 2 रख लो बेटा, डायरेक्टली लिख जाएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, x की वैल्यू को थोड़ा क्लियर किया, अभी 100% क्लियर नहीं किया, क्योंकि अनदर डेटा इज गिवन x इज बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे x क्या बेटा इंटीजर है, यहाँ तो x बेटा समझ सकते हो क्लोज इंटरवल था, रियल नंबर भी हो सकता है, लेकिन अपन को क्या लेना है, x बिलोंग्स टू z। देयरफॉर x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, वी हैव टू थिंक अबाउट ओनली इंटीजर्स, सो -2 -1 0 1 and 2, these are possible values of x according to given condition, because of another condition is given x is belongs to z. So values of x are clear. Now we have to move for values of y. Putting one by one all values of x in the relation y equals to 3 raised to x, we will get the values of y. For x equals to -2, y is equals to, putting here x equals to -2, 3 raised to -2, that is 1 upon 3 raised to square, and this is 1 by 9. For x equals to -1, y equals to 1 by 3। बच्चों को दिख रहा है ना यहाँ पे, so 1 by 1 बेटा x की सभी वैल्यूज को आपको यहाँ पे डालना है। सी for x equals to 0, y equals to बेटा 1, x equals to 0, किसी की भी 0 पावर 1 होती है बेटा। For x equals to 1, y equals to 3, and for x equals to 2, y equals to 9। Therefore range, बेटा रेंज कैसे मिलेगी, पेयर्स की सेकंड पोजीशन यानी कि y की वैल्यूज, तो जो y की वैल्यूज बेटा निकल के आई उसको डायरेक्टली में रख दूं, 1 by 9, 1 by 3, 1, 3 and 9, तो बेटा ये होगी रेंज। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन सेम है, ये कंडीशन सेम दे रखी है, ओनली रिलेशन का जो बेटा फॉर्म था उसको चेंज कर दिया, तो वापस x की वैल्यू तो बेटा जो x की कंडीशन है वो सेम है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो वहां निकली वही सेम निकलेगी। क्लियर? जब x इक्वल्स टू पॉसिबल वैल्यूज आर -2, -1, 0, 1 and, क्योंकि बेटा ये कंडीशन सेम है इसलिए, लेकिन ये रिलेशन डिफरेंट है बच्चों। तो जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करके y को निकाला, वैसे यहाँ निकालना है। फॉर x इक्वल्स टू 2, सॉरी -2 x की जगह बेटा -2 रख दो, तो -2 -3 होगा -5, जिसका मॉडुलस होता है +5। फिर रखो -1, मॉडुलस क्या होगा बेटा 4। फॉर x इक्वल्स टू 0, y equals to 3, for x equals to 1, y equals to 2, बच्चों 1 रख दो, for x equals to 2, y equals to 1।
फिर बच्चों माइनस टू रख लो बेटा, +5 क्योंकि नेगेटिव का आउटपुट पॉजिटिव होता है मॉडुलस के लिए। मॉडुलस क्या कहता है बेटा, तुम मुझे नेगेटिव दो मैं तुम्हें पॉजिटिव करके दूंगा। याद है बच्चों, -1 रखो +4, 0 रखो +3, 1 रखो, ओके। तो लाना है रेंज बच्चों, सेकंड पोजीशन होगी वो रेंज देता है। सेकंड पोजीशन यानी कि y की वैल्यू, तो y की जो वैल्यू बच्चों निकल के आई वो हमारी रेंज हो गई 1 2 3 4 एंड 5। फिर बच्चों एग्जाम में क्या हो सकता है बच्चों, एग्जाम में टीचर 2 की जगह पे 3 डाल देंगे। अगर 3 डाल दिया तो हमें पॉसिबल वैल्यूज तो इंक्रीज हो जाएंगी -3 एंड 3, तो इसके हिसाब से आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यहाँ टीचर प्लस कर सकता है, y² कर सकता है, एक्सेट्रा। मेथड फंडामेंटल यही रहने वाला है। अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू बेटा n कर लिया तो फिर समझ सकते हैं ओनली वी हैव टू थिंक अबाउट नेचुरल नंबर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो चेंज आप लिखो बेटा। देखो शांति से बेटा, देखो बच्चों एक और अच्छा सा क्वेश्चन, वंस अगेन फाइंड रेंज ऑफ रिलेशन। x को कहां से लेना है बच्चों, इंटीजर्स। देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स, हर एक को लिखेंगे नहीं बच्चों, यहाँ पे 2 3 4 5 के लिए सब फॉर x इक्वल्स टू -3 क्योंकि ये इंटीजर है बच्चों, तो y इक्वल्स टू -1 रेज़ टू -3। सर -3 को क्यों लिया, -4 को क्यों नहीं लिया, बेटा आपकी चॉइस होती है, आप किसी भी इंटीजर्स के बारे में सोच सकते हो। अभी क्या होगा बेटा, 1/-1 रेज़ टू क्यूब तीनों में ले जाएंगे, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनली 1/-1 दैट इज -1। नाउ फॉर x इक्वल्स टू -2, so 1/-1 रेज़ टू स्क्वायर, नेगेटिव की बेटा इवन पावर तो +1 होती है, so आउटपुट इज 1। फॉर x इक्वल्स टू -1, so 1/-1 रेज़ टू 1 दैट इज -1। फॉर x इक्वल्स टू 0, बच्चों किसी के भी 0 पावर 1 होती है, तो अब देख लो बच्चों जो आउटपुट आ रहा है वो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, और जो बेटा आउटपुट होता है वो y होता है, y की वैल्यू देख लो -1 ऑल्टरनेट आ रही है। रेंज यानी कि बेटा सेकंड पोजीशन किसकी है, y की, तो y की वैल्यूज मिलेगी वही रेंज के मेंबर होंगे। देयरफॉर आगे बच्चों सोचना टाइम कंज्यूमिंग होगा। रेंज ऑफ रिलेशन there are only 2 members -1 and 1, कोई भी वैल्यू रखो बेटा, x की जगह कोई भी इंटीजर रखो, घूमे फिर के आपको यहीं भी आना है -1 और +1। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा इजी क्वेश्चन, फिर x एंड y यानी कि दोनों मेंबर्स को आपको नेचुरल नंबर्स में से सोचना है। नेचुरल नंबर दैट मींस पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, हर एक को सोचना नहीं बच्चों। एक और कंडीशन, दोनों का सम डिवाइड कितना हो, क्लियर। तो सबसे पहले बेटा मैंने x इक्वल्स टू मान लिया 1, तो आप x इक्वल्स टू 1 रखो, y कितना मिलेगा 11, दोनों नेचुरल नंबर भी हो गए बेटा, क्लियर। फिर आप बेटा 2 रखो तो हो जाएगा 10, देखो दोनों का सम 12 दे रखा है, तो 1 के बाद 2 लिखा, तो यहाँ कौन सी वैल्यू लिखिए सम मिले आपको 12, तो 10 लिखना पड़ेगा। 3 7 4 6 5 5 6 4, यस इसको उल्टाना है बेटा, 7 3, अरे गलती हो गई मेरी, मुझे क्या लगा बेटा सम कितना लाना है, सम 12 लाना है, तो इसका मीनिंग यहाँ मुझे 9 लिखना पड़ेगा, तब जाके सम होगा बेटा 12। यहाँ मुझे 8 लिखना पड़ेगा, यहाँ बच्चों मुझे 7 लिखना पड़ेगा, तो 12 सम लाना है। यहाँ मुझे कितना 6 लिखना पड़ेगा बच्चों, 7 5 8 4 9 3 10 2 11 1, क्रॉस चेक कर लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। फिर बच्चों आगे पॉसिबल नहीं है क्योंकि 12,0 लेने से सम 12 होता है, लेकिन 0 तो बेटा नेचुरल नंबर नहीं है, तो कहानी यहाँ पे खत्म है। डोमेन आप समझ सकते हो डोमेन कैसे मिलता है। तो बच्चों फर्स्ट पोजीशंस बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 11 ये आपका होगा डोमेन। आपको लिखना है बेटा, बहुत इजी, क्लियर। तो अब तक क्या पढ़ा है बच्चों? रिलेशन। रिलेशन क्या है बच्चों? लास्ट लेक्चर में कल बताया मैंने आपको, एवरी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B where A and B are two non-empty sets is known as relation। अब बच्चों फंक्शन किसको कहा जाता है? क्लियर। फंक्शन इज वन टाइप ऑफ रिलेशन, समझ लो स्टेप। फंक्शन इज वन टाइप ऑफ रिलेशन, लेकिन हर रिलेशन को फंक्शन कहा नहीं जाता है। ऐसे रिलेशन जो स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो रिलेशन को कहा जाता है फंक्शन। ऐसे रिलेशंस जो पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करे वो रिलेशन को कहा जाता है फंक्शन। तो वो कंडीशन है क्या सर? वो पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन में। सपोज रिलेशन एफ, बच्चों यहाँ पे रिलेशन का सिंबल मैंने चेंज किया, यहाँ पे एफ जो रिलेशन, क्लियर। रिलेशन एफ इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, क्लियर। यहाँ पे बच्चों जो रिलेशन है बच्चों उसकी साइन मैंने चेंज कर दी, सिंबल को चेंज कर दिया। यहाँ पे एफ रिलेशन है जो कौन से दो नो एम्प्टी सेट्स को कनेक्ट कर रहा है? A टू B। दैट मींस रिलेशन F इज फ्रॉम A टू B। फिर बच्चों जरा समझ लो, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ A has one and only one image in set B, their relation F is known as function from A to B। बच्चों रिलेशन कब फंक्शन होगा? तो बच्चों फर्स्ट सेट कौन सा है? A। तो सेट A के एवरी मेंबर्स, एवरी एलिमेंट, तो फर्स्ट सेट है बेटा उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट। सेकंड जो सेट है बेटा B, उसके साथ वन एंड ओनली वन तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, क्लियर बच्चों। तब जाके रिलेशन बेटा फंक्शन होगा, क्लियर। थोड़ा बहुत बच्चों डेप्थ में ले लूं, समझ लो बेटा। मान लो ये बेटा सेट ए, ये हो गया सेट बी। ऑब्वियसली बेटा नॉन एम्प्टी सेट से तो मेंबर्स तो होंगे, तो मैंने बच्चों यहाँ पे रैंडमली 4 मेंबर्स रख दिए। यार बच्चों बेटा मान लो 1 के साथ 5 अटैच हो रहा है, 2 के पास 6, 3 के लिए 7 एंड 4 के लिए 8, तो ये फंक्शन होगा। दो चीज का ध्यान रखना है बच्चों। फर्स्ट एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर सेट ए का बेटा अटैचमेंट में पार्टिसिपेट होना चाहिए। ये अटैचमेंट हो गई, पार्टिसिपेट आप समझ सकते हो। कोई भी मेंबर सेट ए यानी कि फर्स्ट सेट का ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसका कनेक्शन न हुआ हो। हर एक का कनेक्शन होना यहाँ पे जरूरी है। यहाँ छूट जाएगा चलेगा। पहले वाले सेट में कोई भी मेंबर ऐसा बाकी रहना नहीं चाहिए जो अटैचमेंट में पार्टिसिपेट न हो। समझ लो, हर मेंबर का अटैचमेंट होना जरूरी है ये सेट के लिए। और अटैचमेंट कैसे होनी चाहिए बच्चों? 1 के सामने 5 यानी कि हर मेंबर के लिए 1 एंड ओनली 1 मेंबर होना चाहिए। मान लो मैंने बेटा 1 के सामने 5 रख लिया और 1 के सामने 6 भी रख लिया, तो 1 के सामने 5 हुआ, 1 के सामने 6 हुआ, तो ये मेंबर के सामने 2 अटैचमेंट हो गई। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्लियर। क्योंकि 1 के सामने 5 भी है, 1 के सामने 6 भी है, तो
तो ये डेफिनेशन बेटा रॉन्ग प्रूव हो रही है, क्योंकि 1 के लिए इमेज कितनी हुई बेटा 5 और यहाँ पे 1 के लिए इमेज कितनी हुई 6। सो 1 हैज 2 इमेजेस एज पर डेफिनेशन 1 एंड ओनली 1 इमेज इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शन। तो ये कंडीशन फंक्शन नहीं है बच्चों, ये फंक्शन है। तो बच्चों ये फंक्शन है, जरा समझ लो। तो ये फर्स्ट केस हो गया जो डेफिनेशन को बेटा फुलफिल कर रहे हैं। मान लो अगर ऐसा हो सेट ए सेट बी, समझ लो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 1 के सामने 5 है, मतलब 2 के सामने 5 है, 3 के सामने 5 है, 4 के सामने 6 है। तो ये भी फंक्शन है, ये भी बच्चों फंक्शन है। क्योंकि बेटा ईच एंड एवरी मेंबर्स ऑफ ए अटैच तो हो रहा है। सेकंड तो बेटा कनेक्टिविटी वो स्टेटमेंट को भी फुलफिल कर रही है, क्योंकि 1 के सामने बेटा 5 है तो 1 के सामने दूसरा मेंबर नहीं है। हाँ, अगर ये मेंबर चेंज हो गया तो ये मेंबर रिपीट हो सकता है, लेकिन 1 के लिए 5 तो 1 के लिए दूसरा मेंबर अटैच नहीं है। तो ये भी फंक्शन है बेटा, ये भी फंक्शन है। तो इसको इजी तरीके से बेटा बाउसर सर्किट टेक्निक से बता दूं तो इसको कहा जाता है 1-1 कनेक्टिविटी, क्योंकि हर एक मेंबर के सामने 1 मेंबर अटैच हुआ है। 1-1 कनेक्टिविटी इसको कहा जाता है 1-1 कनेक्टिविटी। And this is speak as many-one connectivity. Many के सामने 1 मेंबर आ रहा है, more than 1 मेंबर हो बेटा तो many कहा जाता है। इसको कहते हैं many-one connectivity। अपन बच्चों डेफिनेशन का रट्टा नहीं मारेंगे, क्योंकि डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में समझ सकते हो, कभी नहीं होगी। गिव द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन 1 मार्क्स, नेवर। ये थोड़ा साइंस है बेटा, थोड़ा ऐसे नहीं बेटा। आपको इजीली याद रखना हो बच्चों, तो फंक्शन में अगर 1-1 कनेक्टिविटी हो या फिर many-one कनेक्टिविटी हो उसको फंक्शन कहा जाता है। अगर उल्टा होगा बेटा 1-many कनेक्टिविटी इज नॉट ए फंक्शन। 1-many connectivity is not a function। 1-many connectivity is not a function। बच्चों 1-1 कनेक्टिविटी को भी फंक्शन कहा जाता है, many-one कनेक्टिविटी को भी बेटा फंक्शन कहा जाता है, लेकिन 1-many कनेक्टिविटी इज नॉट ए फंक्शन। क्योंकि इसका मीनिंग है बेटा पर्टिकुलर 1 मेंबर के सामने 2 सेम मेंबर होंगे, ये कंडीशन यानी कि डेफिनेशन को बच्चों फुलफिल नहीं करता है। तो फंक्शन के लिए आपको क्लियर याद रखना है बच्चों, जितने रिलेशंस 1-1 कनेक्टिविटी या फिर many-one कनेक्टिविटी को फॉलो करेंगे वो सभी रिलेशंस को फंक्शन कहा जाता है। और जो रिलेशन 1-many कनेक्टिविटी से बेटा मेंबर्स को अटैच करेगा वो रिलेशन फंक्शन नहीं है, वो ओनली रिलेशन है। समझ सकते हो? ये रिलेशन, ये भी रिलेशन, ये दोनों फंक्शंस, ये फंक्शन नहीं है। इसका मीनिंग एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशंस आर नॉट ए फंक्शन। क्लियर बच्चों? तो फंक्शन का काम क्या है बेटा? दो नॉन एम्प्टी सेट्स के मेंबर्स को कनेक्ट करना, जो रिलेशन का काम था। जो काम रिलेशन का था बेटा वही काम फंक्शन का है। तो सर वेरिएशन क्या है? रिलेशन का काम था बेटा जो नॉन एम्प्टी सेट्स के मेंबर्स को कनेक्ट करना, जैसे हो वैसे चलेगा, कनेक्शन में कोई कंडीशन नहीं। लेकिन फंक्शन का रोल है जो रिलेशन का रोल है, थोड़ी सी कंडीशन डालनी इसमें, तो नॉन एम्प्टी सेट्स के मेंबर्स को 1-1 या फिर many-one कनेक्टिविटी से जो रिलेशन अटैच करेगा वो रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है। बस इतना याद रखो। क्लियर बच्चों? जो फर्स्ट सेट होता है बेटा उसको फंक्शन का डोमेन कहा जाता है। सेकंड सेट होता है बेटा उसको फंक्शन का कोडोमेन कहा जाता है। क्लियर बच्चों? सो हियर A is known as domain of a function and B is known as codomain of a function। क्लियर बच्चों? अब लिख लो बच्चों, लिख लो
लिख लिया बच्चों? अब देख लो, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए बच्चों, और ये भी लिखा हुआ चाहिए। फंक्शन किसको कहा जाता है? रिलेशन आपको समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? बच्चों यहाँ पे जो फंक्शन है कौन से दो नॉन एम्प्टी सेट्स के मेंबर्स को कनेक्ट करना है, ए एंड बी, तो इसको लिखा जाता है फंक्शन f इज फ्रॉम a क्रॉस b। जिन दो सेट्स के मेंबर्स को कनेक्ट कर रहा है बच्चों, वो दो सेट्स को लिखना होता है। फंक्शन f इज फ्रॉम a क्रॉस b, दिस स्पीक एज फंक्शन f इज फ्रॉम a क्रॉस b। That first non-empty set is known as domain of a function. So A is the domain of the function. बच्चों जो रिलेशन का डोमेन था वही बाकी अपन याद रखेंगे बेटा, फर्स्ट सेट फंक्शन का डोमेन होता है। फंक्शन के लिए डोमेन का ईच एंड एवरी मेंबर अटैच होना चाहिए, डोमेन का ईच एंड एवरी मेंबर अटैच होना चाहिए। एंड जो सेकंड सेट होगा बेटा, उसको कहा जाता है कोडोमेन। क्लियर? मेरे सेट ए एंड सेट बी बच्चों आपको दिख रहे हैं। क्लियर? तो ए सेट क्या हो बेटा? डोमेन। बी क्या हुआ? कोडोमेन। रेंज क्या होगी बच्चों? रेंज ऑफ फंक्शन। Symbolically this is written as RF, range of function। तो रेंज ऑफ फंक्शन का मीनिंग बेटा, कोडोमेन के ऐसे मेंबर्स, कोडोमेन के ऐसे मेंबर्स बेटा जो अटैच हुए हो, उसको कहा जाता है रेंज। 5 6 7 एंड 8 कोडोमेन के हर एक मेंबर को लेना है बेटा। कोडोमेन के ऐसे मेंबर्स जो अटैचमेंट में पार्टिसिपेट हो, ऐसे कोडोमेन के मेंबर्स को सेपरेट करने से जो सेट जनरेट होगा उसको कहा जाता है रेंज ऑफ ए फंक्शन। ऑलवेज we studied in a relation as well as in the function, range of any function is the subset of its codomain. So range of any function is the subset of its codomain। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये कंसेप्ट है, किसी भी फंक्शन की जो रेंज होती है उसके कोडोमेन का बेटा क्लियर सबसेट होती है। तो क्लैरिटी हो गई, रिलेशन किसको कहा जाता है, फंक्शन किसको कहा जाता है। क्लियर? वंस अगेन, रिलेशन a क्रॉस b एंड फंक्शन f ऑल आर सेट ऑफ पेयर्स। a क्रॉस b में भी बेटा कार्टेशियन पेयर्स होगी, फंक्शन में भी कार्टेशियन पेयर्स होगी, रिलेशन में भी कार्टेशियन पेयर्स होगी। सर a क्रॉस b में कैसी कार्टेशियन पेयर्स होगी? तो जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में पढ़े बेटा वैसी पेयर्स होगी। सर रिलेशन में कैसी कार्टेशियन पेयर्स होगी? तो बच्चों मैंने 5 to 6 7 क्वेश्चन पढ़ा, उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी को फुलफिल करे वैसी पेयर्स होगी। तो सर फंक्शन में कैसी पेयर्स होगी? फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करेगी, 1-1 कनेक्टिविटी हो या फिर मैनी-वन कनेक्टिविटी हो, ये दोनों में से किसी भी एक कनेक्टिविटी को फुलफिल करे ऐसी पेयर्स फंक्शन में होगी। यानी कि a क्रॉस b रिलेशन फंक्शन ऑल आर सेट्स ऑफ पेयर्स, पेयर कार्टेशियन पेयर और ऑर्डर पेयर। डियर बच्चों लिखिए आप। बच्चों व्हाट इज ए रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यू फंक्शन, उसके बारे में बेटा स्टडी करना है। रियल फंक्शन, रियल फंक्शन किसको कहा जाता है बेटा? एंड रियल वैल्यू फंक्शन। बच्चों फंक्शन होता है बच्चों 3 चीज का ध्यान रखना है आपको, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फंक्शन होगा तो डोमेन का ईच एंड एवरी मेंबर अटैच होगा। क्लियर? अगर बच्चों फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन वो अगर R हो, R यानी कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या फिर R का कोई सबसेट हो, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बच्चों रियल फंक्शन।
if domain of a function is R or सबसेट ऑफ R, तो R के सबसेट तो मैंने आपको पढ़ा दिए N Z Q R, यहाँ पे R का रिलेशन नहीं है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर बच्चों डोमेन रियल नंबर हो यानी कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो या फिर इसका कोई सबसेट हो तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है रियल वैल्यू फंक्शन। देन फंक्शन फॉर f is per function is known as real function। सेम कंडीशन बच्चों रियल वैल्यू फंक्शन के लिए डोमेन वर्ड को हटा के रेंज लिख दो, डोमेन वर्ड को हटा के रेंज लिख दो। इफ रेंज ऑफ ए फंक्शन इज R और सबसेट ऑफ R देन फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन। सेम डेफिनेशन, यहाँ पे डोमेन है बेटा, उसकी जगह पे आपको वर्ड यूज करना है रेंज। आपको लिखना है बच्चों डोमेन को छोड़ के रेंज। अगर रेंज R हो या फिर R का कुछ सबसेट हो तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बेटा रियल वैल्यू फंक्शन। डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, कंडीशन से रियल बेटा नो इक्वल फंक्शंस। बेटा इक्वल सेट्स थे ना, इसे फंक्शन कब इक्वल होंगे, इक्वल फंक्शंस किसको कहा जाता है। तो बच्चों 3 कंडीशन है। फर्स्ट, दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम होने चाहिए, दोनों फंक्शंस के कोडोमेन सेम होने चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन, दोनों फंक्शन के ग्राफ भी सेम होने चाहिए। सर ग्राफ कैसे मिलता है? अरे यार आप जैसे 5, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड बेटा ग्राफ ड्रॉ करते वैसे मिलता है, फिर भी अपन बेटा आगे जाके पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शंस। क्लियर? फिलहाल अपन याद रखेंगे 3 चीज अगर सेम हो तब उसको कहा जाता है इक्वल फंक्शन। फर्स्ट, दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम चाहिए, दोनों के कोडोमेन सेम चाहिए, एंड दोनों के ग्राफ्स भी सेम चाहिए। क्लियर? इफ लिख दो बच्चों शॉर्ट में। चलो फर्स्ट कंडीशन सेम डोमेन आर सेम। सेकंड बेटा कोडोमेन भी सेम चाहिए, एंड थर्ड ग्राफ आर ऑल्सो सेम। तीनों कंडीशन बच्चों फुलफिल हो दोनों फंक्शंस के लिए तो आपको मानना है बच्चों दोनं फंक्शंस इक्वल फंक्शंस है। अगर 3 में से 2 कंडीशन का सेटिस्फेक्शन हुआ, तीसरे का नहीं हुआ बच्चों तो वो इक्वल फंक्शंस नहीं है। फंक्शंस तो है इक्वल फंक्शन। क्लियर बच्चों? समझ में आता है बच्चों? देखो जी आपको एग्जांपल लेके एक आध एग्जांपल ले लो बच्चों। एग्जांपल मान लो ये फंक्शन है फ्रॉम n टू r, रैंडमली बच्चों लिखते हैं, तो क्या ये फंक्शन बेटा रियल फंक्शन है? यस, क्योंकि डोमेन इसका n है और n इज द सबसेट ऑफ r, तो ये बेटा रियल फंक्शन है। कोडोमेन कितने हैं बच्चों? r है। पर अपन जानते हैं कि किसी भी फंक्शन के लिए जो रेंज होती है उसके कोडोमेन का सबसेट होती है। ये रेंज कोडोमेन कितना है? r, तो रेंज कोडोमेन का सबसेट है। कोडोमेन कितना बेटा? r, यानी कि रेंज इज द सबसेट ऑफ r। तो बच्चों मैंने बताया था कि रियल वैल्यू फंक्शन किसको कहा जाता है? अगर रेंज r का सबसेट हो तो ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यू फंक्शन कहा जाता है। तो मैंने जो एग्जांपल रखा बच्चों, ये फंक्शन रियल फंक्शन भी है बेटा एज वेल एज रियल वैल्यू फंक्शन भी है। एंड फॉर्म ऑफ फंक्शन f of x equals to x plus 2। एग्जांपल दिया रहा हो बच्चों, तो मेरे दिमाग में जो है फंक्शन बेटा वो रख दिया मैंने। क्लियर? f of x plus 2। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन की रेंज को लाना है। क्लियर बच्चों?
इसको बेटा फॉर्म ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है, फॉर्म ऑफ ए फंक्शन, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन। इसको कहा जाता है बेटा फॉर्म ऑफ ए फंक्शन, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन। क्लियर? अब बच्चों रेंज लानी है, तो रेंज कैसे लाएंगे? तो एज पर डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन एवरी एक्सिस बिलोंग्स टू डोमेन। क्लियर बेटा? मैंने बताया था बेटा डेफिनेशन एवरी ईच एंड एवरी मेंबर डोमेन का एड्रेस होना चाहिए। बच्चों x को कहा जाता है इनपुट एंड f ऑफ x को कहा जाता है आउटपुट। सिंपली बता दूं x इज अवर इनपुट एंड f ऑफ x इज अवर आउटपुट। तो जब भी बच्चों में इनपुट वर्ड यूज करूं आपके दिमाग में वेरिएबल आना चाहिए, और जब भी आउटपुट यूज करो आपके दिमाग में बेटा f of x फंक्शन आना चाहिए। सो वी हैव टू टेक ऑल इनपुट्स फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ फंक्शन इनिशियली वी हैव टू थिंक अबाउट डोमेन एंड इनपुट, एंड ऑलवेज इनपुट ऑफ ए फंक्शन इज फ्रॉम डोमेन ऑफ द फंक्शन। द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज n। Clear? So every axis belongs to n. Think about all natural numbers. सबको लिखेंगे नहीं बेटा, थिंक करना है, सबको लिखेंगे तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। Initially first natural number is 1, then 2, then 3, then 4, dash dash dash. If you put x equals to 1 here, so our output is 3, because of for x equals to 1, 1 plus 2 gives 3. Putting x equals to 2, x की जगह 2 रखो बेटा, आउटपुट 4 मिलेगा। 3 रखो बेटा 5 मिलेगा बेटा। इनपुट x के कंपेयर में आउटपुट 2 जितना ज्यादा है बेटा, x plus 2, इसके कंपेयर में आउटपुट 2 जितना ज्यादा है, तो जो भी डालेंगे प्लस 2 के बाहर निकलेगा बेटा। ये 6 ये बेटा। तो ये जो फंक्शन है बेटा उसमें कौन से पेयर्स निकले? तो फर्स्ट पेयर 1,3 इनपुट आउटपुट। पेयर कहां से मिलते हैं? इनपुट आउटपुट। 2 के लिए बेटा आउटपुट 4 आ रहा है, 3 के लिए बेटा 5 आ रहा है, 4 के लिए 6 आ रहा है, डैश 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 डैश। क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स के बारे में लिखने जाएंगे बेटा सुबह हो जाएगी, मम्मा कैसे हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि रेंज में जो सेकंड पोजीशन होती है वो क्या देता है बेटा, रिलेशन में बताया रेंज कैसे मिलती है, सेकंड पोजीशन। तो वही फंडा फंक्शन में सेकंड पोजीशन क्या देगी बच्चों, इसकी रेंज देगी। तो रेंज ऑफ फंक्शन दिस इज RF, सेकंड पोजीशन बेटा 3, 4, 5, 6 ऑल नेचुरल नंबर्स। इसको बेटा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स इसमें है एक्सेप्ट 1 and 2। 1 2 को छोड़ के सभी नेचुरल नंबर्स बच्चों इसमें है, तो अपन लिख सकते हैं n माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 2। तो बच्चों आपकी रेंज होगी। तो रेंज कैसे मिलते बच्चों? फर्स्ट स्टेप सबसे पहले डोमेन के बारे में सोचो। जो इनपुट्स होता है बेटा उसको डोमेन में से लेना है, फिर जो भी आउटपुट्स निकलेंगे उसका सेट क्या देता है? रेंज सी। अगर आपको ये स्टेप को ओमिट करना हो, हटाना हो बच्चों, तो डायरेक्टली द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स गिव्स अस रेंज ऑफ ए फंक्शन। जो भी बेटा आउटपुट्स निकलेगा उसका सेट क्या देगा बच्चों? रेंज देगा। तो करेक्ट हो गया बेटा, ये हो गया डोमेन, ये होगा कोडोमेन। तो डोमेन एंड कोडोमेन दिए होंगे, रेंज को निकालना है। क्लियर बच्चों? लिख गया। तो बच्चों पता चल गया आपको रेंज कैसे मिलते हैं। अब बच्चों ग्राफ बताऊंगा इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ्स के लिए क्या चाहिए बच्चों? पेयर्स चाहिए, जो पेयर्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे बच्चों आप छोटे से ग्राफ ड्रॉ करके बच्चों वैसे ड्रॉ करना है। इनपुट को लेना है x एक्सिस पे, आउटपुट को लेना है बेटा y एक्सिस पे। ये ग्राफ हो गया बच्चों, x एक्सिस एंड y एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 एक्सेट्रा 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा बेटा? 1 3। तो 1
और ये 3, फर्स्ट पॉइंट ये। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज 2 4, 2 ये 4, याद है ना बच्चों, ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं 2 के लिए 4 आउटपुट आ रहा है। देन 3 5, 3 के बाद में 5, जैसे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, कनेक्ट मत करना सर, क्यों कनेक्ट नहीं करेंगे, टीचर ने पढ़ाया था 10th स्टैंडर्ड में लीनियर फंक्शन, बेटा एक ऐसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, मैंने बेटा बेसिक में पढ़ाया था कि लीनियर फंक्शन में x की डिग्री 1 होती है, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। गलत चीज थी क्योंकि इसका डोमेन n है, n में बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, तो 1 के बाद डायरेक्टली 2 नंबर होगा, उसके बाद 3 होगा, तो पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसका ग्राफ होगा द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ग्राफ क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर मैंने डोमेन r रखा होता बेटा, डोमेन r रखा होता तो r में तो बेटा नॉन इंटीजर वैल्यूज भी होती है, तो उसमें अपन x = 1.1 1.11 1.13 वो भी ले सकते हैं। तो 1.11 के रिगार्डिंग आउटपुट मिलेगा 3.11, तो बच्चों 1.11 के लिए 3.11 नियरेस्ट पॉइंट मिलेगा, क्योंकि अगर डोमेन r डाल दिया तो इनपुट्स बहुत सारे हो जाएंगे, डेसिमल, फ्रैक्शन, समझ सकते हो, इंटीजर, नॉन इंटीजर, उसके रिगार्डिंग आउटपुट भी मिलेगा बेटा, डेसिमल, इंटीजर, फ्रैक्शन एक्सेट्रा, सभी पॉइंट्स होंगे। तो सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करने से स्ट्रेट लाइन मिल सकती है। तो आज से दिमाग में डाल दो बेटा, लीनियर फंक्शन हो एंड डोमेन r हो तब जाके स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ पे डोमेन r में इसलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। समझे बच्चों, तो इसको कनेक्ट मत करना गलती से। तो यहाँ पे जो इसका बेटा ग्राफ होगा वो ऐसे ही रहेगा, पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं करना है। क्लियर बच्चों, क्लियर। तो बच्चों मैं जा रहा हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट आपको पढ़ाए, कृपया इसको रिपीट करना। कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट करना। रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है बेटा वो मैंने पढ़ा दिया, फंक्शन रिलेशन में डिफरेंस पढ़ा दिया, वो ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों, बाय।